प्यारे बच्चों, संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। इस चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा के अधिवेशन कब शुरू हुए और संविधान बनने में लगभग 3 साल लगे और संविधान सभा के जो मुख्य चर्चाएं थी वो जनता से प्रभावित थी, जनमत से प्रभावित थी, विभिन्न समुदायों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल थे, इसके बारे में हमने पढ़ा है। बच्चों, ये ध्यान रखना है कि कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते पर नहीं बनता और भारत की जो संविधान सभा थी वह तो इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम नहीं कर पाती यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति नहीं होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और साकार रूप दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किया था। बच्चों, मुख्य आवाजें। संविधान सभा के सभी सदस्य महत्वपूर्ण थे, कुल 300 सदस्य थे, लेकिन बच्चों कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने लोगों के हितों व मुद्दों पर चर्चाएं की, बहसें की और अपने व्यापक दृष्टिकोण से संविधान सभा में आम राय बनाने में सहयोग दिया, जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को साकार रूप देने में मदद की, चर्चाएं और बहसों में बीच बिचाव भी किया और अपना पक्ष रखने की हिम्मत भी की। इन लोगों में जो मुख्य हैं बच्चों, 6 सदस्य हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया था उसी का सारांश रूप जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलता है। बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव में यह बात शामिल थी कि संविधान के जो मूल आदर्श हैं उनकी रूपरेखा कैसी होगी और संविधान के कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। एक तरह से ड्राफ्ट वर्क था बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य होगा। संप्रभुता का अर्थ होता है बच्चों कि भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जो अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी के निर्णय पर निर्भर नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए भारत स्वयं शक्ति निहित होगा। इसे ही संप्रभुता कहते हैं। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में है या देशी रियासतों में है। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था बच्चों, हम संविधान निर्माण का जो समय है वो ध्यान में रखकर चलना है कि 1946 से 1949 के बीच में देश में राजनीतिक हालात कैसे थे, किस तरह निरंतर बदल रहे थे और इन हालातों में उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी क्या कह रहे हैं यह पढ़ रहे हैं। तो सभी क्षेत्र शामिल होंगे भारतीय संघ में जो ब्रिटिश भारत में है या देशी रियासतों में है या इन दोनों से बाहर हैं या ऐसे क्षेत्र जो प्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। भारतीय संघ और उसकी इकाइयों में समस्त राज शक्ति का मूल स्रोत जो है स्वयं जनता होगी। देखिए बच्चों, शासन व्यवस्था भारत की संसदीय एवं संघात्मक रखी गई थी संविधान में और उसका अर्थ होता है कि जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिका और विधायिका में बंटी होगी और राज्य व केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा और जो शक्तियां हैं वो उसका मूल स्रोत जनता होगी, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही इन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार लोगों को मिलेगा और इनके पीछे कानून भी होंगे और सार्वजनिक नैतिकता भी काम करेगी। अल्पसंख्यक वर्गों और पिछड़ी जातियों और कबायली जातियों के हितों के भी ध्यान रखा जाएगा और उनके हितों की रक्षा के लिए संपूर्ण उचित व्यवस्था संविधान में की जाएगी। तो उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार से बच्चों वह सारांश था जो संविधान में प्रावधान के रूप में लोगों के सामने आने थे। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो साथ में ही बच्चों भारत का राष्ट्रीय ध्वज
जो केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा और जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा, यह भी तय कर दिया था। दूसरे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे बच्चों, वल्लभ भाई पटेल, संविधान सभा के सदस्य के जो महत्वपूर्ण सदस्य हम पढ़ रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल ने कई रिपोर्टों की जो प्रारूप लिखने में मदद की। प्रारूप होता है बच्चों ड्राफ्ट। इसका अर्थ है किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। कई रिपोर्टों को लिखने में वल्लभ भाई पटेल ने मदद की। साथ ही परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति प्रदान करने में भी वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे बच्चों। संविधान सभा में होने वाली चर्चाओं को रचनात्मक दिशा देना इनका कार्य था और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका देना भी राजेंद्र प्रसाद की जिम्मेदारी थी। बी आर अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बच्चों। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे और ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी ने उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया और इसी भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इन्हीं के साथ बच्चों 2 वकील और थे, जिनमें एक के.एम. मुंशी थे और दूसरे थे मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप में अंबेडकर जी को महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। महत्वपूर्ण सदस्यों के बारे में पढ़ा हमने बच्चों। इनके अलावा 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने भी संविधान सभा में या संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक थे बी.एन. राव, जो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। बच्चों ये प्रशासनिक अधिकारी हम पढ़ रहे हैं। तो बी.एन. राव, इन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया और उसे भारतीय संविधान के में प्रावधानों के रूप में शामिल करने में भी चर्चाओं में हिस्सा लिया। दूसरे थे एस.एन. मुखर्जी, जो मुख्य योजनाकार थे और मुश्किल प्रस्तावों को स्पष्ट कानूनी भाषा में व्यक्त करने का काम एस.एन. मुखर्जी को सौंपा गया। बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हमने पढ़ा कि संविधान की आत्मा है इसमें और मूल आदर्शों की रूपरेखा और संविधान के कामों का जो ड्राफ्ट था, फ्रेमवर्क था, वह उद्देश्य प्रस्ताव में निहित था। शासन की संस्थाओं को सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था की स्थापना करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के संविधानों से उधार लेने में भी कोई हिचक नहीं की बच्चों। उन्होंने विचारों और अनुभव को अपनी जरूरत के अनुसार अपना लिया। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना कर रहे थे, लेकिन वे सिर्फ दूसरों की नकल नहीं कर रहे थे। इस बात का ध्यान रखना है। हर कदम पर संविधान सभा के सदस्य यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होगी, और इन सभी बहसों ने, चर्चाओं ने हमारे संविधान निर्माण में मदद की। कहने का अर्थ यह है कि हालांकि हमने दूसरे देशों के विचारों और अनुभवों को अपनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भारतीय संदर्भ में जरूर जांचा परखा। भारतीय लोगों के हितों और आकांक्षाओं का हमेशा संविधान सभा के सदस्यों ने ध्यान रखा। इसी के चलते उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों को समावेश किया गया संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान के प्रावधानों के रूप में। बच्चों, संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साये की जिक्र किया। उन्होंने सदस्यों और आम भारतीयों से ये आग्रह किया कि वे जो उपनिवेशवादी विचारधारा है और साम्राज्यवादी शासन है इंग्लैंड का, उनके प्रभाव से खुद को पूरी तरह आजाद करें। बच्चों, 1946-47 में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था।
लाहिड़ी ने अपने साथियों यानी संविधान सभा के सदस्यों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई एक संस्था है और वह अंग्रेजों की योजनाओं को साकार करने का ही काम कर रही है। इन बातों पर नेहरू ने अपना पक्ष रखा और कहा बच्चों कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन में योगदान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें उस स्रोत को नहीं भूलना चाहिए जिनसे संविधान सभा को ताकत मिल रही है, और वह ताकत है जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना, और जनता ही सर्वशक्तिशाली है। अगर हम भारत का संविधान निर्माण कर रहे हैं तो हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी ताकत जनता है और हम उतनी ही दूर तक जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहें, फिर चाहे हम किसी भी पार्टी या समूह से संबंधित क्यों ना हो। हमें भारतीय जनता के दिलों में जितनी भी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उन्हें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उन्हें ही पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन माना जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लिया था, और 19वीं सदी से ही भारत में लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्श जो हैं सामाजिक संघर्ष के रूप में लोग उनसे पूरी तरह जुड़े हुए थे। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों की अगर हम बात करें तो बाल विवाह का विरोध किया गया, बाल विवाह पर रोक भी लगी, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। बच्चों, जब स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई थी तो वे धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने दलित जातियों की जो उत्पीड़न हो रहा था उस पर सवाल उठाया, और साथ ही कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों ने भी बच्चों मजदूरों और किसानों को एकजुट जब वो कर रहे थे तो सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए ही संघर्ष चल रहा था। एक दमनकारी और अवैध सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप से लोकतंत्र व न्याय का और नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का संघर्ष का रूप लिया था, और यही राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में लोगों के जहन में था, और ये वो चीजें थी जिनका ध्यान अब संविधान सभा के सदस्यों को संविधान निर्माण करते वक्त रखना था। हमने पढ़ा कि 19वीं सदी से ही लोकतंत्रता, समानता और न्याय की जो विचारधारा के लिए संघर्ष भारतीय कर रहे थे। बच्चों, इन्हीं संघर्षों, इन्हीं मांगों को मानने के लिए अंग्रेजों ने चरणबद्ध ढंग से यानी क्रमबद्ध धीरे धीरे संवैधानिक सुधार किए थे ताकि भारतीयों को शांत रखा जाए। संवैधानिक सुधार उन्हें करने पड़े थे भारतीय जनता के संघर्षों को देखते हुए। सबसे पहले प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून बनाए गए। 1909, 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भारतीयों को प्रांतीय सरकारों में ज्यादा से ज्यादा स्थान देने की बात कही गई। 1919 में कार्यपालिका को आवश्यक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, और यह उत्तरदायी शासन बच्चों पूर्ण रूप से लागू करने की कोशिश की गई 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, जिसके चलते 1937 में आम चुनाव होते हैं। हालांकि इन चुनावों में बच्चों सीमित मताधिकार था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है एक निश्चित आयु वर्ग के सभी वयस्क बिना किसी भेदभाव के जब मतदान करते हैं, लेकिन ऐसा मतदान 1937 में नहीं था। फिर भी सीमित मताधिकार के चलते 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी और एक उत्तरदायी सरकार बनाने का प्रयास किया गया था। बच्चों, आज के वीडियो में हमने संविधान सभा में जो मुख्य आवाजें थी जो लोगों के हितों और आकांक्षाओं को साकार रूप देने का काम कर रहे थे, इसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह अधिकारों का निर्माण किया गया संविधान सभा में। आशा है आपको आज के टॉपिक समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।